कर रहा हूँ, किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। हमारे इतने तमाम महापुरुषों ने जो काम किए हैं तो हम भी थोड़ा सा उनके काम को आगे बढ़ा दें, यही सोच करके शायद हम काम कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज एक महापुरुष का हम जन्मदिन मना रहे हैं। मैं कल आ गया था हैदराबाद और उसके बाद में मेरी मुलाकात वरुण कुमार जी से हुई और वही मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे। तो उसके बाद में इनके साथ रहने का अवसर मिला। तो मुझे आज जिस महापुरुष का जन्मदिन हम मना रहे हैं, लेकिन मैं एक पर्सनल व्यक्ति हूं जो इसमें विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि शेर चाहे शेर हो लेकिन होता जानवर ही है। हम आज से, क्योंकि राष्ट्रीय मंच बन चुका है, आज ये कोई दक्षिण भारत का नहीं है, आज पूरा राष्ट्रीय मंच बन चुका है। इसलिए मैं श्याम सुंदर जी के बारे में दक्षिण का अम्बेडकर कहना चाहूंगा कि वो दक्षिण के अम्बेडकर। इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि भाई बाबा साहब का कहीं में नहीं, लेकिन हर एरिया में कोई ना कोई बाबा साहब का अनुयायी पैदा हुआ है। उन्हीं में ये भी एक अनुयायी थे और उन्होंने दक्षिण भारत के अंदर जिस प्रकार का मूवमेंट चलाया, जिसके बारे में आज यह सब्जेक्ट भी रखा हुआ है, बहुत गंभीर सब्जेक्ट है कि क्या उनका मूवमेंट दलित का था या मूल भारतीय का था। तो पहले तो मैं बताने से पहले घोषणा कर दूं कि आज से श्याम सुंदर जी राष्ट्रीय महापुरुष बन चुके हैं। ये हम ऐलान करना चाहते हैं हमारे वरिष्ठ और हमारे दर्शक बोरकर साहब की उपस्थिति में और आपसे आज्ञा लेकर के कि आज से ये हमारे राष्ट्रीय महापुरुष बन चुके हैं। और जितने भी महापुरुषों का पामसेप राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ तमाम हमारे जो संगठनों में बैनर और उसके पोस्टर पे टेम्पलेट के ऊपर फोटो आता है, उस वहां पर आप उनका फोटो भी उस श्रृंखला में ऐड हो जाएगा। ये भी मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसे महापुरुषों की तलाश ही कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को ढूंढना ही चाह रहे हैं। तो ये आज हम लोग पूरी तरह से यहाँ इस मंच से ऐलान करते हैं कि आज से हमारे महापुरुष भी श्याम सुंदर जी राष्ट्रीय महापुरुष बन चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय महापुरुष का दर्जा मिल चुका है। ये कोई साधारण मंच नहीं है। मैं बताना चाहूंगा विषय पर थोड़ी सी बात आपको कि अगर उनका मूवमेंट, देखो एक पॉलिसी होती है, शब्दों का निर्माण हमारा दुश्मन करता है, हम नहीं करते। शब्दों का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर और उसके बाद कांशीराम जी के साथ में खत्म हो गया। ज्योतिबा फूले ने बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूरा का पूरा डिक्शनरी लिख डाला। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी बहुजन जैसा शब्द दिया, ये भी एक शब्द निर्माण का काम था। लेकिन उसके बाद में लगता है कि शब्द निर्माण का काम जो है बंद हो गया और हम लोगों ने भी दुश्मनों के दिए हुए शब्दों को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कहता हूं कि हमारे किसी भी महापुरुष, चाहे श्याम सुंदर जी से लेकर कांशीराम साहब से लेकर के जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे पेरिया रामास्वामी हो, चाहे और भी नाम गिनने में बहुत समय लग जाएगा, उन महापुरुषों ने कहीं पर भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहीं भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन दलित शब्द इस्तेमाल नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शब्द इस्तेमाल किए, कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज कहा, उससे भी बड़ी जानकारी मुझे आज यहाँ मिली और मुझे खुशी हुई। मेरा सीना चौड़ा हो गया श्याम सुंदर जी के बारे में सुनकर के, जान करके कि उन्होंने उस समय मूल भारतीय शब्द का, जो व्यक्ति मूल भारतीय शब्द कह सकता है, उसका शब्द का निर्माण कर सकता है, वो कभी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए शब्द को मैं बहुत शॉर्ट में ही कंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि मुझे और बात में कुछ कहनी है। तो ये शब्द ही अपने आप में कहता है कि उनका आंदोलन दलित आंदोलन नहीं था, किसी भी सूरत में दलित आंदोलन नहीं था। उनका आंदोलन था मूल भारतीय आंदोलन, जिसके लिए मैं आपको थोड़ा विस्तृत करके बताऊं। हिंदी भाषा में और हिंदी के जो जनक है, उनके दिमाग में षड्यंत्र के सिवाय सब कुछ भी नहीं होता, सिर्फ षड्यंत्र होता है। वो षड्यंत्रों के रूप में ही शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे एक हिंदी भाषा है भारत के अंदर, हमारे राजस्थान में तो किसी आदमी की जब बेइज्जती हो जाती है ना, कहीं जलील हो जाता है, आदमी को थोड़ा अपमान हो जाता है, तो पास खड़ा कोई कहता है बेचारे की हिंदी हो गई।
शायद बहुत जगह कहते होंगे, उधर तो कहते हैं, उत्तर भारत में कहते हैं अरे बेचारे की हिंदी हो गई। इसका मतलब है कि उसकी जलावत हो गई, उसकी बेइज्जती हो गई। तो हिंदी भाषा के बारे में तो मैं ये कहता हूँ, क्योंकि दक्षिण भारत तो हिंदी भाषा का विरोधी है, लेकिन अब उसके थोड़ा थोड़ा आवश्यकता पड़ गई है तो ये भी बढ़ रहा है। तो हिंदी भाषा जो है ये सभी भाषाओं की बेइज्जती है, क्योंकि हिंदी भाषा का अपना कोई शब्द नहीं है, तमाम भाषाओं के शब्दों का मिश्रण करके हिंदी भाषा बनाई गई है। उसके बावजूद भी इन बदमाशों को क्या बोलते हैं, उसको संतुष्टि नहीं हुई। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा का निर्माण करने के साथ साथ हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किया। पर्यायवाची शब्द जो दुनिया की किसी भी भाषा में पर्यायवाची शब्द नहीं। जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा विद्वान हो गया, मैंने जहां तक जाना है वहां किसी भी भाषा में पर्यायवाची शब्द नहीं है। और इंटरनेशनल भाषा जिसको इंग्लिश कहा जा रहा है उसमें कहीं पर भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे इंग्लिश भाषा में किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी जगह जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, इंग्लिश में पानी को वाटर ही कहेंगे तो वाटर ही कहेंगे। लेकिन यहाँ तो भारत है, यहाँ तो तोय कह देंगे, जल कह देंगे, नीरज कह देंगे, पानी तो खैर है ही है, पाली भाषा का शब्द है, वो तो है ही है। उसके अलावा तो ये जो पर्यायवाची शब्द है ये हमें उलझाने वाले शब्द है, ये हमारे लोगों को मिसगाइड करने वाले शब्द है। अब यहाँ कैसे मिसगाइड किया, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, हमें मिसगाइड किया गया, हम भारत के मूल भारतीय हैं। ये शब्द मान्यवर बी श्याम सुंदर जी का है। उसके बाद में एक शब्द आया, हमारे महापुरुषों के माध्यम से शब्द आया, मूल निवासी कॉन्सेप्ट, जिसको बानसेठ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और मूल निवासी संघ तमाम लेकर के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज पूरे जन जन में ये मूल निवासी शब्द एक तरह से बन गया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक शब्द और जो बनाया, वो बनाया आदिवासी। जबकि आदिवासी शब्द का मतलब भी होता है मूल निवासी, मूल रूप से रहने वाला, आदि अनादि काल से रहने वाला, प्रारंभ से रहने वाला। और मूल निवासी शब्द है ये भी प्रारंभ से रहने वाला, यानी भारत का मूल। अब आप जाकर के देखिए, मूल भारत को बहुत बहुत जो है सैल्यूट करता हूं, आप सभी आयोजकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, इस तरीके से हम समझने की बात करें कि कोई भी काम जो होता है, कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं महान बन जाऊंगा इसलिए काम करूं। महान बनने के लिए कोई व्यक्ति अगर काम करने को निकलता है, वो न तो महान बन सकता है और न ही कोई महान कार्य कर सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य महान बनना। लेकिन जो व्यक्ति महान काम करने निकल गया, वो निश्चित तौर पे महान काम भी कर लेगा, और महान काम जब कर लेगा तो महान भी हो जाएगा। अधिकांश देखा होगा हमने कि हमारे महापुरुषों को जीते जी इज्जत नहीं मिली, लेकिन उनके जाने के बाद में ही उनको इज्जत मिली है। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरे जीवन महान बनने के लिए काम नहीं किया, उनके काम ने उनको महान बना दिया, उनके काम ने उनको महान बना दिया। तो हमारे अंदर भी एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम काम करें, लोग आपको अपने आप इज्जत देंगे, अपने आप सम्मान देंगे, बस आप निस्वार्थ भावना से काम करें। यहां आपका कुछ पाने का वो नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ हासिल करूं। और अगर हासिल करने की हम सोच भी रहे हैं और हासिल करने के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा हमारी मूर्खता होगी, नासमझी होगी। क्योंकि जो दुश्मन है वो तो सारा का सारा छीनने में लगा हुआ, छीन चुका है भाई, कहां बचा कहां है। अभी बच्ची ने बात कही थी यहाँ करके, मेरे भाई ने भी बात कही, कई लोगों, 2-4 लोगों ने बात कही, हमें किसी भी सूरत में संविधान बचाना, किसी भी सूरत में संविधान बचाना है। 2010 में हमने एक मूवमेंट शुरू किया, भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो अभियान। आज ये अभियान जन जन का आंदोलन अभियान बन गया है। और उधर उस दुश्मन ने जो संविधान को समाप्त करने का प्लानिंग बनाया, वो कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। उसने नया संविधान भी लिख दिया, पूरी कार्रवाई हो गई। अभी जिस तरीके से वो बिल पास कर रहा है या कानून बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, पार्लियामेंट में अध्यादेश जारी कर रहा है, वो सारा का सारा संविधान को बदलने का ही काम है, वो हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास में अवसर है। हमारे पास अवसर यूं है कि अभी भी हमारे पास साधन है, समय भी है, पैसा है, हुनर है, बुद्धि है, सब कुछ है। और अगर इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग इस भारतीय संविधान में मूल रूप से, हमारा नाम ये नहीं संविधान को बचाना, मतलब कॉपी मेरे पास ही पड़ी बैग में, उसको बचा कर सेट कर देना, मैं उसको कवर कर घर लेता बच जाएगी, ऐसा नहीं। जो उन्होंने अमेंडमेंट के नाम पर और संशोधन के नाम पर जो बदलाव किए हैं, उन बदलावों को निरस्त करते हुए मूल रूप से संविधान को लागू किया जाए।
मैंने जब संविधान का अध्ययन शुरू किया और संशोधनों को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे भारत के संविधान में जो भी संशोधन अभी 150-150 के आसपास हुए हैं, उनमें से एक भी संशोधन नहीं। संशोधन का मतलब होता है उससे बेहतरीन, उसमें सुधार। अमेंडमेंट का मतलब होता है उसके अंदर कुछ अच्छा। जब उन्होंने जिस आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट किया है, उस आर्टिकल में कोई सुधार करने के बजाय उसको खत्म किया है, तो फिर वो अमेंडमेंट कैसे हो गया? फिर वो संशोधन कैसे हो गया? वो तो बदलाव है। उन्होंने भारतीय संविधान को बदला है, और यही काम जो हो रहा है आज की तारीख में, जो जिस तरीके से देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात की मुझे यहां और भी खुशी हुई। वो ये खुशी हुई है कि मेरी जानकारी में सिर्फ इतना ही था कि बाबा साहब अम्बेडकर और कुछ और महापुरुषों के नाम है। राजस्थान के अंदर एक राजा राम जी ओबीसी में संत हुए हैं, जो बाबा साहब के समकालीन थे। बाबा साहब के संविधान को लिखने की गतिविधियां जो भी थी उनकी सारे नॉलेज में थी। तो ये हमें संवैधानिक अधिकार मिले, उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो अधिकार हमें मिला था, वो सबसे बड़ा अधिकार क्या था? सबसे बड़ा अधिकार था हमारा लैंड का अधिकार, यानी कि कृषि भूमि का अधिकार। हम लोग कहें कि कृषि भूमि जो है हमारी एग्रीकल्चर लैंड, ये एग्रीकल्चर लैंड जो है ये अधिकार हमें मिला आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड 6 में ये अधिकार हमें मिला, जिसको निरसन कर दिया, वहां से हटा दिया। जैसे ही आंदोलन चल रहा था, यहाँ मुझे एक जानकारी और मिली, मैं ज्यादा भाषा नहीं समझ पाया था, लेकिन शायद वेलफेयर ऑफिसर यहाँ बैठे हुए कुछ बोल रहे थे, तो मैंने महादेव जी से पूछकर थोड़ा कंफर्म किया, तो सही निकला कि उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर, खास करके दक्षिण भारत में अगर उनका आंदोलन था, तो दक्षिण भारत में उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड का यहाँ के लोगों को मालिकाना अधिकार दिलाने का काम किया। मालिकाना अधिकार यानी लैंड लॉर्ड बनाया, भूधारक बनाया। और यही मूवमेंट जब पूरे देश में अलग अलग लोगों ने किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर को सहारा मिला और उन्होंने इसको पूरे देश के किसानों को लैंड लॉर्ड बना दिया। लेकिन इन बदमाशों ने सोचा कि अगर ये लैंड लॉर्ड बन गए तो हमारे पास बचेगा क्या? पहले वाले राजे महाराजे करते क्या थे? जमीन पर तो राज करते थे ना, ये जमीन मेरी, इतनी जमीन मेरी, अगर कोई घुस गया तो मारो, यही तो होता था। तो लैंड जब इनके हाथ से चली जाएगी और किसान के हाथ में आ जाएगी, तो इनके हाथ में बचने वाला क्या है? इसलिए इनको ये बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे, क्योंकि 1970 तक 20 साल तक भारत संविधान लागू होने के बाद में अंग्रेजों के ऑब्जर्वेशन में रहा था। क्योंकि जो नेहरू जी ने गांधी जी से कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जो है सारा अपनी मर्जी से लिख रहा है, अपने लोगों के लिए लिख रहा है, हमारा एकाधिकार खत्म कर रहा है, तो गांधी जी ने नेहरू से कहा था कि नेहरू चिंता मत कर, डॉक्टर अंबेडकर जो लिखता है लिखने दे, अरे लागू तो तेरे को करना है ना, कितना लागू करना कितना लागू नहीं करना ये तो तेरे हाथ में रहेगा। लेकिन वो बात लीकेज होकर अंग्रेजों के पास चली गई, तो अंग्रेजों को शक हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान ये लोग पूरी ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे। इसलिए 20 साल तक उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा। तो 70 तक ये कोई कुछ नहीं कर पाए, ज्यादा बदमाशी। लेकिन 70 के बाद बताऊं आपको, इस देश के अंदर 46वें अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड 6 में से पूरी तरह से निरसन करके लैंड लॉर्ड का अधिकार खत्म कर दिया। हमारा अधिकार खत्म कर दिया पूरी तरह से। अब आप लैंड लॉर्ड नहीं हो, उस स्टेट गवर्नमेंट जो वो लैंड लॉर्ड है, भूधारक वो है। जो किसान है वो खातेदार हो गया, किसान बन गया खातेदार, ठीक है, लैंड लॉर्ड नहीं रहा। अब खातेदार का मतलब क्या है वो आपको समझाता हूं। जैसे बैंक है, बैंक में आपका खाता है, किसी का 500 रुपया जमा है और किसी का उसके अंदर 5 करोड़ जमा है। 5 करोड़ वाला भी उस बैंक का मालिक नहीं है और 500 वाला भी उस बैंक का मालिक नहीं। 5 करोड़ वाला भी खातेदार है, 500 रुपए वाला भी खातेदार है। तो हम यहाँ भूमि के मालिक नहीं रहे, उससे खातेदार बन गए। उसके बाद में उन्होंने और बदमाशी की। और क्या की बदमाशी? उन्होंने खातेदार की जगह पर हमारे कॉलम में लिखा काश्तकार। काश्तकार लिखा, काश्तकार लिखा और हमें किसान बना दिया, वापस काश्तकार बना दिया। भूमि के मालिक या खातेदार भी नहीं रहे। चौथे स्टेप में उन्होंने क्या किया? चौथे स्टेप में उन्होंने किया काश्तकार से कब्जेदार, जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई। गुजरात का किसान जब अपनी जमाबंदी नकल या क्या बोलते हैं उसको, वहां का जब अपना रिकॉर्ड निकालता है तो उसमें लिखा है कब्जेदार, यानी अब तो कब्जेदार हो गए। अब कब्जेदार हो गए तो इन लोगों ने कहा कि भाई तुमने ये जमीन जो गवर्नमेंट ने इन किसानों से छीन कर ली थी, अब ये जमीन तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो, हम कॉर्पोरेटर्स को क्यों नहीं दे रहे हो? ये तो वादा हुआ था।
इसी पे हम लोग आपके साथ आए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब वो जमीन जो किसानों से मालिकाना अधिकार खत्म करके ले ली थी, उस जमीन को कॉर्पोरेट को देने का प्लान किया। यही ये 3 बिल है और कुछ नहीं है, अलग से कोई बिल नहीं है, यही 3 बिल है। और वही 3 बिल जब पढ़े लिखे कुछ लोग, किसानों के ही बेटे आज IAS है, किसानों के बेटे आज वकील है, किसानों के बेटे प्रोफेसर है, उनकी जब भनक लगी तो उन्होंने सोचा नहीं तो भारत सत्यानाश हो रहा है, इसलिए ये किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। तो आज हम ये बात कहना चाह रहे हैं, ये संदेश भी यहाँ लेकर के आया हूं कि जो किसान आंदोलन आज देश में चल रहा है अपने भूमि के मालिकाना अधिकार का, और जो सरकार वहां पर कह रही है, क्या कह रही है सरकार कह रही है कि आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप कहें। एक बात के पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी टांग तोड़ेंगे, फिर कहा हाथ तोड़ेंगे, फिर बोला कि आपकी आंखें फोड़ेंगे, और उसके बाद में जो आपका गला काट देंगे। तो किसान चिल्लाया, उसने कहा कि नहीं 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 ऐसा मत करो, ये तो अत्याचार है, ये तो अन्याय है। तो धीरे से बोला चलो ठीक है, टांग नहीं तोड़ते, टांग तोड़ना कैंसिल करते। फिर चिल्लाए नहीं नहीं इससे काम नहीं चलेगा, हमारे हाथों का क्या होगा। तो बोला चलो ये हाथ भी नहीं तोड़ते, ये भी छोड़ दिया। बोला आंखें नहीं हम देखेंगे कैसे, चलो ठीक है तुम्हारी आंखें भी नहीं फोड़ते, लेकिन गला तो काटेंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। ये हमने 3 बातें आपकी मान ली, यही तो चल रहा है वहां, यही तो चल रहा है। 9 मीटिंग हो चुकी है, 9 मीटिंग में क्या हो रहा है, बस गला तो काटेंगे, आपका हाथ नहीं तोड़ेंगे, पैर नहीं तोड़ेंगे, आंख नहीं फोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गला तो काटेंगे। तो किसान कह रहा भाई हमारा गला मत काटो। तो वो क्या कह रहे हैं, चलो गला काटना तुम्हें मंजूर नहीं है तो संशोधन करते हैं इसमें। भाई संशोधन की गुंजाइश है, क्या संशोधन करते हैं, अरे गला काटते नहीं है, गला घोंट देते हैं, ये संशोधन कर रहे हैं। गला काटेंगे नहीं, गला दबा देंगे, ये संशोधन हो रहा है। तो मैं आपको आज मुझे बड़ा फक्र हुआ, मैं कई बात मैं कहूंगा, साउथ के लोग पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। साउथ के लोगों को ये भी संदेश मिला हुआ है कि वहां तो सिर्फ माओवादी लड़ रहे हैं, वहां तो पंजाब के नक्सलवादी खालिस्तानी लड़ रहे हैं। ये ऐसा संदेश यहाँ में फैलाया हुआ पूरे देश में, लोगों को पता नहीं है कि वहां पर असली किसान है। हम लोगों ने 22 तारीख को इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का ऐलान कर दिया था, समर्थन तो पहले दे चुके थे। हमने इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का 22 दिसंबर को ऐलान कर दिया। आज ये पूरे देश के अंदर, अभी मैं परसों वहां से आया हूं, उस दिन यहां से करीबन 2-2.5 हजार लोग आपके अमरावती से लेकर के और उधर का जो नासिक और नंदुरबार का एरिया है, वहां के 2 से 2.5 हजार लोग, महिलाएं और वहां पर पहुंचे। गुजरात के लोग वहां पहुंच रहे हैं, यानी पूरा देश के अंदर ये वाल आ रहा है। तो आज मुझे ये बात ज्यादा कहने का जो मेरा हौसला बढ़ा ना, वो इसलिए बढ़ा कि ये जो लैंड लॉर्ड का अधिकार, भूमि का मालिकाना अधिकार जो हमें मिला था, उसमें श्याम सुंदर जी का बड़ा रोल था। ये मुझे यहीं पर सुना, आप सुनने के बाद में बात मुझे पता चली, और मेरे से ज्यादा यहाँ लोग जानते हैं। मैं तो अभी ABCD में आया हूँ श्याम सुंदर जी के बारे में, तो ठीक है, लेकिन इतनी बात मुझे गर्व वाली बात महसूस हुई है कि उन्होंने यहाँ के किसानों को भूधारक बना दिया, लैंड लॉर्ड बना दिया। ये बात कम नहीं थी। तो आज अगर हम इस जन्मदिन के ऊपर उनके कारवा को आगे बढ़ाने के नाम पर अगर हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने या नहीं आए हैं, तो आप लोगों को एक वादा करना होगा कि हमें इस देश के अंदर जो चल रहा आंदोलन, किसान आंदोलन है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है। इसके अंदर हम लोग अपनी भागीदारी, अपना सहयोग, अपना साथ दे करके इस मूवमेंट को अगर सफल करते हैं, तो शायद उनके जन्मदिन को मनाने का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऐसा मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा, यहाँ हम लोग सारे बैठे हैं, आपने मुझे भी बहुत बड़ा धुरंधर बना दिया, ताराराम मैना, ये पता नहीं क्या। अरे कुछ नहीं हूं, मैं भी एक आपके जैसा आदमी हूं, कुछ नहीं हूं। आप लोगों की ताकत है, आपका साथ है, तो मेरा कुछ वजूद है। आप लोगों ने यहाँ बुलाया है, तो आपके अब मेरे आज के यहाँ से संदेश तो पूरे भारत में जाएगा। तो एक ताकत ये भी लोगों को लगेगा, ताराराम के साथ साउथ के लोग भी हैं, है ना, बोरकर साहब भी अब उनके साथ में है, उनका भी आशीर्वाद उसको मिल गया है, ठीक है, मणिराम जी भी आशीर्वाद मिल गया है। यहाँ के साउथ के जो हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, नरसिंह जैसे, इनका भी, तो क्या होगा, ताकत बनेगी। यही तो है, और क्या है, वरना आदमी तो एक ही होता है, आदमी लोगों 2 होते नहीं, कभी एक ही होता है। तो हम लोगों को ये सोचना है कि जो आंदोलन, 1 मिनट में बात करता हूँ, भूख लगी होगी आपको, 1 मिनट में सिर्फ, वो ये है कि जो आंदोलन आज इस देश में खड़ा हुआ है, उसके कुछ खासियत है। एक खासियत तो ये है
कि वोटर साहब ने सर्विस में रहते हुए पूरी जिंदगी लगाई है। हम लोगों ने 12-13 साल की नौकरी को ठोकर मार कर, लात मार के, इस्तीफा देकर फुल टाइमर बन करके इधर आए और आज तक फुल टाइमर बने हुए घूम रहे हैं। ऐसे आप जैसे पुराने कितने तमाम लोगों ने अपने बच्चों का निवाला छीन करके, है ना, अपने घर परिवार की खुशियां छीन करके इस मूवमेंट को सींचा है, इसको पनपाया है, आगे बढ़ाया है। और बात ये थी कि हमारे लिए नेगेटिव बात क्या थी कि हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी वो हमारे साथ नहीं आ रहा। हम इतने प्रयास कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनका साथ नहीं मिल पा रहा। वो दुश्मन के झांसे में फंसा हुआ था। वो हिंदू के नाम पर या किसी नाम पर जो है, वास्तविक हमारा जो दुश्मन है उसके शिकंजे में झगड़ा हुआ था। हम इतना प्रयास कर रहे, 20-25 साल तो मुझे भी हो गए, 30-35 साल जो है वोटर साहब को हो गए, इस तरीके से पता नहीं कितने लोग तो चले भी गए, लेकिन ओबीसी हमारे इस मूवमेंट में साथ में नहीं आए। आज सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे दुश्मन ने जैसे ही चोट की, क्योंकि बहुत पहले मूवमेंट में सोशल मीडिया पर चल रहा था, अपनी बारी का इंतजार करो, अपनी बारी का इंतजार करो। तो बारी आई, हमारे भाई बड़े भाई की बारी आई तो उसको भी चोट लगी। आज तो हमारा बड़ा भाई सब सड़कों पर खड़ा है, मूवमेंट के लिए तैयार है और साधन संपन्न है। जिस तरीके का मैं छेवा बॉर्डर पे जाके आया हूँ, शेंगू बॉर्डर पे, अपना ये टीकरी बॉर्डर पे, शाहजहांपुर बॉर्डर पे, पलवल बॉर्डर पे, बादरगढ़ और उधर जो गाजीपुर, छेवा बॉर्डर में मैं जाके आया हूँ। जिस तरीके की वह व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरीके की वहां पर लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, और जो लंगर चल रहे हैं या दवाइयां चल रही है, लोग बूट पॉलिश करके दे रहे हैं, मशीनें लगी हुई है, कपड़े धो के दे रहे हैं, कपड़े धो के दे रहे हैं। इससे बड़ा मूवमेंट देश में कभी खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा मूवमेंट चलाने के लिए, एक दिन चलाने के लिए भी राशन नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता दूं, मेरे को तो अगर टिकट नहीं भेजा होता ना, मैं तो नहीं आ सकता। मैं तो हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं, मेरे पास किराया नहीं। हाँ, मैं मूवमेंट में काम ईमानदारी से करता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई असेट्स नहीं है, आपने टिकट भेजा तो आ गया। लेकिन एक बात कहूं कि यहाँ मैं पूरे देश के अंदर कह सकता हूँ, पूरे भारत के अंदर, इस किसानों के अलावा कोई भी इस मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट को 2 से 4 दिन नहीं चला पाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला, सब कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं कहां से क्या क्या आ रहा है। इसीलिए तो आरोप लग रहे हैं कि विदेशों से फंड आ रहा है, उससे आ रहा है, इससे आ रहा है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं कि किसानों के खेत से सब्जियां आ रही है, किसानों के घरों से दूध आ रहा है, किसानों के घरों से कंबल और कपड़े जो वो किसान खरीद करके ला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मूवमेंट जो खड़ा हुआ है, इस मूवमेंट को हमने